नमस्कार, मैं शगुफ्ता खान। IBN भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। NIA ने खोला आतंक का काला चिट्ठा तो तिलमिला उठा पाक। भारत के खिलाफ ही बोलने लगा उलूल जुलूल। रूस ने तैयार की दूसरी वैक्सीन। रूस के गमलेया इंस्टीट्यूट ने विकसित की यह वैक्सीन स्पुतनिक V के बाद पंजीकरण के बाद परीक्षण करने की मिली अनुमति। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां। कमला हैरिस है उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। हैरिस ने किया भारत का जिक्र। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने लिखा पत्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल को लिखा पत्र में सिसोदिया ने की नीट JEE परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग। इजराइल से 2 और फॉल्कन खरीदने की तैयारी में भारत। आसमान में भारत की बढ़ जाएगी निगहबानी। दुश्मन की हर चाल पर रखी जा सकेगी नजर। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करेंगे बात। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के जवानों के काफिले पर हुए फिदायीन हमले पर पाकिस्तान का काला चिट्ठा सामने आ गया है। NIA ने अपनी चार्जशीट में पुलवामा आतंकी हमले में पाक आतंकवादियों की काली कुंडली सामने रख दी है, जिसे देखकर पाकिस्तान तिलमिला उठा है। एक रिपोर्ट देखिए। पुलवामा अटैक मामले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके पीछे पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ बताया गया था। NIA ने अपने 13,500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में इसकी जानकारी दी है। काला चिट्ठा सामने आने के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत के दावे को खारिज किया है, बल्कि उसने उल्टा भारत को उलूल जुलूल आरोप भी मढ़ दिए हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल फरवरी में हुए पुलवामा अटैक हमले में जांच के दायरे में चार्जशीट को खारिज कर दिया था और दावा किया था कि यह हमला इस्लामाबाद को फंसाने के लिए एक शरारती प्रयास है। आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा बुधवार को इसके संबंध में एक बयान जारी किया। इस पे पाकिस्तान ने भारत की चार्जशीट को खारिज कर दिया है और आरोप लगा है कि भारत ने इस हमले में पाकिस्तान को फंसाने के लिए ऐसा किया है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाकिस्तान विरोधी विचारों और घरेलू राजनीति फायदे के लिए कहा है कि भारत की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाकिस्तान विरोधी विचारों और घरेलू राजनीति फायदे के लिए उसके ऊपर पुलवामा हमले का झूठा आरोप लगाया है। पुलवामा हमले के लिए जैश-ए-मोहम्मद ने भेजे थे 10 लाख रुपए। 6 लाख में आतंकियों ने खरीदी थी कार और विस्फोटक। आगे कहा गया है कि शुरू से ही पाकिस्तान भारत के आरोपों को खारिज कर रहा है और किसी भी कार्रवाई योग जानकारी के आधार पर सहयोग बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है। भारत कोई विश्वसनीय सबूत देने में विफल रहा। इसके बजाय पाकिस्तान के खिलाफ अपने दुर्भाग्यपूर्ण प्रचार अभियान के लिए हमले का इस्तेमाल कर रहा है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, जिसका पाकिस्तान वायुसेना ने सामना किया। और आपको बता दें, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता JVL राव ने कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और सबूतों के बावजूद ऐसी सभी आतंकी अपराधों में दोषी होने से इनकार कर रहा है। पुलवामा में NIA ने जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान की भूमिका को नाकाम करने के लिए सबूतों के साथ मिलान प्रस्तुत किया। भारत में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाक के झूठ को कोई नहीं मानने वाला। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगी हमारी सहयोगी प्रिया बाजपेयी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रूस द्वारा बनाई गई वैक्सीन स्पुतनिक V के पंजीकरण के बाद परीक्षण करने की अनुमति सरकार द्वारा मिल गई है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पंजीकरण मेक्सिको के कई राज्य संचालित चिकित्सालय संस्थानों में किए जाएंगे। देखें एक रिपोर्ट। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को रूस के गैमलिया इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है। आधिकारिक तौर पर इसका पंजीकरण 11 अगस्त को किया जाएगा। गैमलिया रिसर्च सेंटर के निदेशक ने संकेत दिए हैं कि अगले महीने यानी सितंबर में 15 से 20 तारीख के बीच बड़े पैमाने पर देश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। स्पुतनिक V वैक्सीन के उत्पादन के लिए रूस ने भारत से भी सहयोग मांगा है
और हाल ही में ये खबर भी सामने आई थी कि रूस ने कोरोना की दूसरी वैक्सीन भी तैयार कर ली है, जिसे एपिकवैक कोरोना नाम दिया गया है। इसे रूस के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। दावा किया जा रहा है यह स्पुतनिक वी वैक्सीन से बेहतर है क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस नई वैक्सीन का ट्रायल सितंबर में पूरा हो जाएगा और अक्टूबर तक इसे पंजीकृत करा लिया जाएगा। वहीं नवंबर में इस वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं इस चुनाव में कमला हैरिस भारत का भी लगातार जिक्र कर रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने अब एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में कमला हैरिस ने लिखा है कि जब वो युवा थी तब उनके दादाजी अक्सर उन्हें भारत में सुबह की सैर पर ले जाते थे, जहां वहां लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई के महत्व पर चर्चा करते थे। कमला हैरिस ने बताया कि उनके दादाजी की बात उनके अंदर घर कर गई और यह प्रतिबद्धता और एक बेहतरीन भविष्य के लिए लड़ाई मेरे अंदर आज भी है। वहीं इस ट्वीट के साथ ही कमला ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें उनकी और उनके परिवार की पुरानी तस्वीर है। इसमें उनके दादाजी की भी तस्वीर है। बता दें कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन स्वीकार कर चुकी हैं। कमला हैरिस की उम्मीदवारी से भारतीयों में खुशी की लहर है। दरअसल कमला के जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालनी तमिलनाडु के चेन्नई में पैदा हुई थी। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। भारत का चीन के साथ तनाव का माहौल चल रहा है। कारण है सीमा विवाद। चीन की जबरदस्त घुसपैठ से चीन की हरकतों को देखकर भारत सरकार अब और सजग है। देखें एक रिपोर्ट। भारत इजराइल से 2 अवाक्स खरीदने की तैयारी में। आसमान में भारत की निगरानी बढ़ जाएगी। दुश्मन की हर चाल पर नजर रखी जा सकेगी। भारत इजराइल से 2 फॉल्कन खरीदने की तैयारी में है। यह डील करीब $1 अरब की होगी। भारत पिछले कुछ समय से इस डील को टालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि इस विमान की कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन चीन की हरकतों ने भारत को मजबूर कर दिया है कि यह विमान खरीदे ताकि आसमान से दुश्मन पर नजर रखी जा सके। 2 अवैक्स खरीदने की इस डील में भारत को रूस के हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट पर इजराइल का फाल्कन अर्ली वर्नियर रडार सिस्टम मिलेगी। लंबी चर्चा के बाद इस डील को सिक्योरिटी पर बने संसदीय सीमित की अनुमति भी मिलने वाली है। एक बार यह सिस्टम भारत में आ गया तो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही हर तरह के मिसाइल, रॉकेट या हवाई हमले की जानकारी हमें सबसे पहले मिल जाएगी। 3 फाल्कन के मुकाबले अधिक ताकतवर होंगे। इस डील के तहत भारत इजराइल से 2 फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट खरीदेगा। सूत्रों के मुताबिक जिन 2 अवैक्स को इजराइल से खरीदने की बातचीत चल रही है वे पहले 3 फॉल्कन के मुकाबले अधिक ताकतवर होंगे। इजराइल से आने वाले इन अवाक्स सिस्टम से लंबी दूरी तक कई प्रकार के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखी जा सकेगी। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 3 फॉल्कन अवाक्स हैं। इन्हें भारतीय वायुसेना में 2009 से 2011 के बीच शामिल किया गया था। तब से लेकर अब तक कई बार अवाक्स सिस्टम ने भारत की मदद की है। पाकिस्तान में किए गए बालाकोट एयरक्राफ्ट से पहले की रेकी हमले के दौरान की निगरानी और इसके बाद की सतर्कता बरतने में इस विमान ने काफी मदद की थी। इजराइल भारतीय सेना के लिए हथियारों का टॉपर सप्लायर है। इजराइल भारतीय सेना के लिए हथियारों का टॉप सप्लायर है। इस डील को भारत और इजराइल के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति इस क्षेत्र में भारत से बेहतर है। उसके पास 8 से 10 चीन में बने काराकोरम ईगल और स्वीडिश अवाक्स है। इस अवाक्स सिस्टम में रहने से बालाकोट एयरक्राफ्ट बेहतर तरीके से पूरा हो पाएगा। उसके पास 8 से 10 चीन में बने काराकोरम ईगल अवाक्स और स्वीडिश अवाक्स है। अवाक्स सिस्टम में रहने से बालाकोट एयरक्राफ्ट बेहतर तरीके से पूरा हो पाया था। देश दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की अहम खबरों की बात करेंगे राज्यों की बात,
उत्तर प्रदेश और दिल्ली में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में योगेश पांडे के साथ राज्यों से आज। यूपी की योगी सरकार ने अपराधियों व माफियाओं के प्रति अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसी कड़ी में आज लखनऊ के डालीबाग कॉलोनी में मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे वाली बिल्डिंग को प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया है। देखें एक रिपोर्ट। एलडीए प्रशासन और पुलिस टीम ने मुख्तार की अवैध कब्जे वाली बिल्डिंग पर कार्रवाई शुरू की तो कुछ लोगों ने विरोध जताया। नोक-झोंक बढ़ती, इससे पहले ही पुलिस ने लोगों को मौके से खदेड़ दिया। विधायक मुख्तार अंसारी की अवैध कब्जे वाली बिल्डिंग खाली कराने के लिए सुबह 7 बजे टीम डालीबाग पहुंच गई। इस दौरान 20 से ज्यादा जेसीबी मशीनों को भवन को गिराने में लगाया गया। सबसे पहले टीम ने 2 टावर के मेन गेट का ताला तोड़कर उसको जमींदोज किया। जानकारी के अनुसार यह दोनों बिल्डिंग पहले मुख्तार की मां के नाम पर थी, जिसकी गलत तरीके से रजिस्ट्री कराई गई थी, जबकि मूलतः यह निष्क्रांत संपत्ति यानी 1956 से पहले पाकिस्तान गए लोगों की है। प्रशासन बिल्डिंग को तोड़ने का खर्चा और अब तक का किराया भी वसूलने के पूरे मूड में है, तो वहीं इस निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। न्यूज़ डेस्क IBN भारत। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए पासा फेंकना शुरू कर दिया है, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने परशुराम भगवान की मूर्ति लगाने की बात कहकर राजनीति को और गर्म कर दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाए जाने के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाने की एक नई चाल चली है। अब रायबरेली के ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ बैठक कर ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का शुरू से ब्राह्मणों के प्रति आदर भाव का एजेंडा रहा है, लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इसे जातिवादिता का मुद्दा बनाते हुए विवाद छेड़ दिया है। विधायक मनोज पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सदैव ब्राह्मण समाज को आदर भाव मिलता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से उपेक्षित है। यही नहीं, लगातार ब्राह्मणों के चुन चुन कर हत्या की जा रही है। 2022 में होने वाले चुनाव में ब्राह्मण समाज भाजपा को करारा जवाब देगा। तो ये समाजवादी प्रबुद्ध सभा की ओर से आज यहाँ बैठक थी भगवान परशुराम जी के मंदिर पर महसी में, और आज संगठन के काम से आए थे, अपने लोगों से मिलने आए थे, और पार्टी के प्रति लोगों का जो रुझान बहुत तेजी से खासकर ब्राह्मण समाज का बढ़ा है। हम कह सकते हैं कि 2022 समाजवादी पार्टी के दिन है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जहां समाजवादी पार्टी ने सभी जात वर्ग धर्म और वर्ग विशेष सबके लिए काम करने का काम किया है, वहीं भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित करने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। बहुत बड़ी संख्या में 23,000 संस्कृत के टीचरों का सवाल था, जो 100% ब्राह्मण हैं, उनके विद्यालयों को अनुदानित करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया था। अगर हम देखें तो श्रवण यात्रा और मानस सरोवर धार्मिक यात्रा, जिसमें सरकार की तरफ से लोगों को यात्रा और दर्शन के लिए व्यवस्था कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और आज हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार में ब्राह्मणों को उपेक्षा है और ब्राह्मणों के साथ लगातार घटनाएं घट रही हैं, हत्याओं पर दर हत्याएं। और अगर हम आज भी देखें तो वाराणसी में एक सहारा पेपर के पत्रकार की हत्या हो गई, गाजियाबाद में आज 3 हत्याएं हो गई, और अगर हम 20 दिन में देखें तो 129 हत्याओं का जो ये रिकॉर्ड है, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लोग इन हो रही हत्याओं से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में आज उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर देख रही है, और आने वाले 2022 के चुनाव में खासकर ये प्रबुद्ध समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और अखिलेश यादव की मदद करेंगे। मनोज जी, सभी पार्टियां जो अन्य पार्टियां हैं सपा के अलावा, वो आरोप सीधा सीधा लगा रहे हैं कि अब चुनाव चूंकि नज़दीक आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, तो उस वजह से अब सपा को ब्राह्मणों की याद आ रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी ने 2004 में परशुराम जयंती का अवकाश घोषित किया, तो सवाल खड़ा होता है कि अवकाश किसने वापस लिया? वापस तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 2008 में समाजवादी पार्टी ने शहीद मंगल पांडे की मूर्ति बलिया में लगवाने का काम किया। 2012 से 17 की सरकार, जिसमें हम सब भी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे,
उस सरकार में श्रवण यात्रा शुरू की गई, मानसरोवर यात्रा शुरू की गई, उसी सरकार में संस्कृत शिक्षकों के विद्यालयों को अनुदानित करने का काम किया। तो नया नहीं, हम तो लगातार हमने कहा कि सभी वर्ग जात के धर्म के लोगों का काम समाजवादी पार्टी करती रही और उसमें ब्राह्मण का भी काम सर्वोच्च होता रहा। अगर आप देखें, अगर जो लोग ये सवाल करते हैं, डॉक्टर लोहिया और उसके बाद अगर छोटे लोहिया के नाम से विख्यात आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी हमारे पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता रहे, ब्रजभूषण तिवारी जी से लेकर कामेश्वर उपाध्याय, और अगर आप 2012 और 17 के मंत्रिमंडल में भी देखेंगे जितना प्रतिनिधित्व इस समाज को समाजवादी पार्टी ने दिया, क्या किसी अन्य राजनीतिक दल ने पहले दिया है? ये सवाल हमारा भी है। तो हम तो कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं, सभी समाज का प्रतिनिधित्व रहे और सभी समाज को सम्मान है, ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच है। अभी कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था इससे बद से बदतर हो ही नहीं सकती। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट कह रही है कि महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बाल अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1, छिनौती लूट की घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1, और केंद्र की सरकार ने जो पार्लियामेंट में सदन में जो पटल में रखा है उसमें माना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दंगे और जातीय और धार्मिक उन्माद इस सरकार में हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी रिपोर्ट कह रही है। देश में कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश में बोर्ड परीक्षाओं से लेकर कई परीक्षाएं कैंसिल हो गई थी, लेकिन नीट जेईई परीक्षाओं को लेकर देश की सियासत गर्म हो गई है और अब इस मुद्दे पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का भी बयान सामने आया है। देखिए एक रिपोर्ट। के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि नीट और जेईई की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया जाए। पत्र में सिसोदिया ने केंद्र की परीक्षाएं कराने के फैसले को लेकर कहा है कि यह फैसला कोरोना के चलते देश की जमीनी हकीकत और परिस्थितियों को अनदेखा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में एक प्रशासक की तरह नहीं बल्कि एक पिता की तरह सोचना चाहिए। सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा है, इस फैसले के बारे में जानकर मुझे एक शिक्षा मंत्री और पिता के रूप में झटका लगा। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि देश अभी भी कोरोना संकट से जूझ रहा है। ऐसे में नीट और जेईई की परीक्षा कराने के लिए 28 लाख बच्चों को परीक्षा केंद्र पर बुलाकर बैठाना जानबूझकर बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने लिखा कि सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा के कड़े नियम बनाए हैं और बताया जा रहा है कि परीक्षा में इनका खास ख्याल रखा जाएगा। ये बात कहने और सुनने में तो अच्छी है, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद लोगों को कोरोना हुआ है। अपने पत्र में सिसोदिया ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों का जिक्र करते हुए लिखा कि प्रोटोकॉल और तमाम सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद इन्हें कोरोना हुआ है। ऐसे में प्रोटोकॉल के भरोसे 28 लाख बच्चों को परीक्षा के लिए बुलाना खतरा मोल लेने जैसा है। कोरोना काल में फिलहाल ना हो जेईई और नीट की परीक्षाएं। पिता की तरह सोचे प्रशासन। सिसोदिया ने लिखा है कि आज परिस्थितियां बेहद विकट हैं। हमें एक प्रशासक के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक की तरह सोचना होगा। उन्होंने अनुरोध किया है कि शिक्षा मंत्री मामले में हालात देखते हुए परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाएं। उन्होंने आगे कहा कि इस परीक्षा के लिए वैकल्पिक तरीकों की व्यवस्था की जा सकती है। पारंगत तरीकों में समाधान ढूंढने की जिद लाखों बच्चों को कोरोना की चपेट में ला सकती है। सिसोदिया ने उम्मीद जताई है कि सरकार छात्रों के हित में उचित फैसले लेगी। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।